हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब आपका टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और प्रत्येक विषय का आपका टेस्ट सीरीज आज से प्रत्येक दिन शुरू हो चुका है और इस टेस्ट सीरीज का श्रेय कुमार मनदीप सर को जाता है, जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज में अपना अहम योगदान दिया है। अब इसमें ऐसे प्रश्न को सजाया गया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब सिर्फ प्रश्न ही नहीं देखेंगे, यहाँ तक कि इसमें एक तरह से कहिए टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपका रिवाइज क्लास भी होगा। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन और क्या अपवर्तन के बारे में, कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में वस्तु की छवि कैसी होती है। समतल दर्पण में वस्तु की छवि कैसी होती है, तो एक बात याद रखिएगा कि दर्पण कितने प्रकार के, सबसे पहले समझिए कि ये जो दर्पण है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण तीन प्रकार के, अवतल, उत्तल और क्या समतल, तीन प्रकार के। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अवतल में क्या होता है, समतल में क्या होता है। तो समतल क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनाता है। उत्तल दर्पण का काम क्या है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वस्तु से छोटा बनाता है। अवतल का काम क्या है, तो अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा वह वस्तु से बड़ा बनाएगा, यानी समतल बराबर बनाता है, उत्तल छोटा बनाता है, अवतल बड़ा बनाता है। तो आपसे प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु की छवि कैसी होती है, तो वस्तु की छवि कैसी होती है, आभासी और सीधी। हालांकि उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण की अगर बात करें तो सब में आभासी और सीधा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में यह भी निर्भर करता है कि वस्तु को कहाँ रखा गया है। ऐसे याद रखिएगा कि समतल दर्पण में वस्तु की छवि कैसी बनती है, तो आभासी और क्या सीधी बनती है, लेकिन तीनों वस्तु के लिए सीधी, तीनों दर्पण के लिए ही सीधी बनती है। लेकिन अवतल दर्पण यह भी निर्भर करता है कि वस्तु को आप कहाँ रख रहे हैं। कुछ दर्पण इस पर भी निर्भर करता है कि वस्तु फोकस पे है या फोकस से आगे है या फोकस से पीछे, इस पर भी निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न है उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग हेडलाइट, टॉर्च, पीछे देखने वाले दर्पण या क्या सूक्ष्मदर्शी। तो याद रखिएगा कि पीछे देखने के लिए किसी भी गाड़ी को जब चलाया जाता है तो उसके पीछे देखने के लिए एक दर्पण लगा होता है, उसमें किसका प्रयोग होता है, उसको क्या उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। जबकि हेडलाइट, टॉर्च और सूक्ष्मदर्शी की अगर बात करें तो इस तीनों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अब आगे देखिए परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम हम पीछे क्लास में पढ़ाए थे कि परावर्तन क्या हो। सबसे पहले परावर्तन को समझिएगा तो समझ में आएगा कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं, कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के आपको पढ़ाया गया हो कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अब अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो सिंपल सी बात कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा पे प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो उसके दिशा पर प्रभाव पड़ता है, यानी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। दिशा नहीं बदलती, नहीं, दिशा बदलती है। प्राकृतिक बदलती है, नहीं बदलती है। तीव्रता बढ़ती है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। एक प्रभाव पड़ता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है, तो तब क्या होता है, प्रकाश की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। आगे के प्रश्न को समझेंगे। कि तारे टिमटिमाते क्यों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप लोग सब कोई पढ़ेंगे कि तारे का टिमटिमाना किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। जब और जितने भी पानी की घटनाएं होती है ये भी अपवर्तन के कारण, जैसे पानी बाल्टी में सिक्का ऊपर दिखाई देना, भरे हुए पानी में छड़ मुड़ा हुआ दिखाई देना, मोटा दिखाई देना, यानी पानी की घटनाएं के साथ साथ तारे का टिमटिमाना, ये किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश क्या दर्शाता है। तो प्रिज्म से जब भी कोई गुजरेगा तो सिंपल परावर्तन को तो दर्शाएगा नहीं, अपवर्तन दर्शाएगा नहीं,
विवर्तन दर्शाएगा नहीं, क्या कि प्रिज्म का एक ही गुण होता है कि वो क्या करेगा, 1 को विकिरण कर देगा। यानी प्रिज्म का काम क्या है कि जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो उसको कितने रंगों में, 7 रंगों में बांट देती है। अगला, उत्तल लेंस की छवि कैसी होती है जब फोकस से बाहर रहे तब। फोकस से बाहर रहे तब कैसा होता है, तो सिंपल सी बात है, जब फोकस से बाहर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक। अब अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अगर देखा जाए तो अवतल लेंस, अवतल दर्पण है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। और एक बात और बताए थे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, जबकि अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये भी प्रश्न ध्यान से समझ के रखिएगा। पिछले क्लास में ये बताया गया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका भी कारण होता है, क्लियर है ना। तो अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो देखिए ये उत्तल लेंस होता है, यहाँ से जब प्रकाश किरणें जब आती है तो ये क्या करती है, उत्तल दर्पण के बाद ये क्या करती है, सब के सब प्रकाश एक बिंदु पर मिल जाती है। यानी जब उत्तल लेंस से गुजरती है तो सभी के सभी प्रकाश एक बिंदु पर मिल जाती है, जिसके कारण इसे अभिसारी कहा जाता है। जबकि अवतल लेंस का काम क्या है कि जब यहाँ से प्रकाश गुजरता है तो ये मिलता नहीं है, और दूर हो जाता है, ये और दूर हो जाता है। यह घटना क्या कहलाता है, तो ये घटना क्या कहलाता है, उत्तल है तो इसको अभिसारी होता है, ये अवतल है तो क्या, इसे अपसारी घटना कहा जाता है। अब आगे के प्रश्नों को देखेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहाँ होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस बिंदु हमेशा कहाँ रहता है, दर्पण के कहाँ, सामने रहता है। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहाँ, तो दर्पण के कहाँ, सामने होता है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल, याद रखिए कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, वायु में कितनी होती है, कांच में कितनी होती है, जल। हमेशा यही 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे कि प्रकाश की चाल अधिकतम कितने, ऑप्शन आपको यही देखने को मिलेगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमने बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग इसी के बराबर ये भी होता है। अब जल में देखा जाए तो जल में क्या होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जबकि अगर कांच में देखा जाए तो 2 × 10⁸ कितना, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये होता है प्रकाश की चाल, ये होता है। निर्वात वायु में लगभग सेम होता है, 3 × 10⁸ कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। जबकि जल में कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि कांच में कितना होता है, 2 × 10⁸ कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है, तो अधिकतम कहाँ होती है, तो अधिकतम आपको दिखाई दे रहा है कहाँ होती है, निर्वात में। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तित और आपतित किरण कहाँ मिलती है। 2 किरणें, एगो परावर्तित किरण, एगो आपतित किरण। तो हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया होगा, तो देखिए आने वाले को आपतित किरण, जाने वाले को क्या, परावर्तित किरण कहते थे। और इस बिंदु पर एक बिंदु होता था, इस बिंदु पर जाके कोई दोनों मिलता था। आपतित किरण, परावर्तित किरण कहाँ, एक बिंदु पर मिलता था, जिसे हम क्या कहते थे, जिसे आपतन बिंदु कहते थे। तो याद रखिएगा कि परावर्तित और आपतन किरण कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है, आपतन बिंदु पर मिलती है। अब अगला प्रश्न है कि आपतन कोण 0 हो तो अपवर्तन कोण क्या होगा। आपतन कोण 0 हो तो अपवर्तन कोण क्या होगा। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि अपवर्तन कोण जो होता है ये किस पर निर्भर करता है, अपवर्तन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है। अपवर्तन कोण कहता है कि इसका वैल्यू जितना होगा उतना ही मेरा वैल्यू होगा। कहने का मतलब इस पे निर्भर, अगर इसका वैल्यू 0 है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर आपतन कोण का मान बढ़ाइएगा तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपतन कोण का मान घटाइएगा तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, घटेगा। अगर इसका मान 0 है तो इसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। बातें समझ में आ रहा। आपतन कोण 0 हो तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर आपतन कोण को बढ़ाइएगा तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा, आपतन कोण को घटाइएगा तो अपवर्तन कोण भी घटेगा। इसका मतलब इसका मान 0 तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0। अब अगला प्रश्न है, अपवर्तन में चाल कहाँ कम होता है। अपवर्तन में चाल कहाँ कम होता है, तो सिंपल सी बात है, देख लीजिए
यहाँ पे बताए थे कि प्रकाश की चाल किसमें सबसे ज्यादा होती है, किसमें सबसे कम होती है। तो जरा देख लीजिए अपवर्तन में चाल कहाँ कम होती है, तो किसमें चाल सबसे कम है। तो आपको दिख रहा होगा कि कांच में सबसे अपवर्तन प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ है, कांच में है। इसीलिए वायु में नहीं, निर्वात में नहीं, जल में। आपसे क्या पूछा, अपवर्तन में चाल कम कहाँ होता है, तो कम होगा कहाँ, कांच में। अगला क्वेश्चन, आपतन कोण बढ़ाने पर अपवर्तन कोण क्या होगा। तो अभी देखिए, अभी हमने आपको बताया है कि आपतन कोण अगर 0 है तो अपवर्तन कोण 0। आपतन कोण को मान बढ़ाइएगा तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इसका मान घटाइएगा तो इसका भी मान क्या होगा, घटेगा। तो देखिए आपसे प्रश्न क्या कर रहा है कि आपतन कोण बढ़ाने पर अपवर्तन कोण क्या होगा। तो जब इसको बढ़ाया जा रहा है तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। तब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक भी पेपर, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है, परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण। परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। तो देखिए ये प्रकाश का परावर्तन था, ये प्रकाश के परावर्तन में पढ़े होंगे कि आने वाले को आपतित किरण, जाने वाले को परावर्तित किरण, ये जाने वाले को परावर्तित किरण तथा अब इसके बीच एक अभिलंब खींचते थे, इसको आपतन बिंदु बोलते थे। इधर आई का निर्माण होता था, इधर आर का निर्माण होता था। आई को किससे सूचित, आई जो बोलते थे आपतन कोण होता था, आर क्या परावर्तन कोण होता था। उसमें बताया गया होगा कि आई बराबर क्या होता है, आर। यानी जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होता है। क्लियर है। इसलिए अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है। तो दोनों का मान हमेशा क्या होता है, सॉरी, दोनों का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण में, आपतन कोण अपरावर्तन कोण का मान क्या होता है, दोनों बराबर होता है। आपतन कोण को आई से सूचित, जबकि परावर्तन कोण को किससे, आर से सूचित किया जाता है। आई बराबर क्या होता है, आर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अब यहां देखिए, बोल रहा है कि वस्तु दुगनी दूरी पर हो तो छवि कहां बने। जरा आप ही समझिए, बोल रहा है क्वेश्चन, वस्तु दुगनी दूरी पर हो तो छवि कहां बनेगा। ध्यान समझिएगा, अगर सामने दर्पण रख दिया जाए, आप उससे जितना दूर जाइएगा, जितना दर्पण से दूर हटिएगा उतना ही आपको दिखाई देगा कि प्रतिबिंब उतना ही दूर जा रहा है। अगर आप 2 कदम पीछे हटे हैं तो आपको दिखाई देगा कि प्रतिबिंब भी कहां, 2 कदम पीछे है। अगर आप 4 कदम दूरी बनाइएगा दर्पण से तो प्रतिबिंब भी आपका कहां, 4 कदम पीछे बनाएगा। तो सिंपल सी बात है, जितना हम पीछे की तरफ आएंगे उतना ही पीछे की तरफ प्रतिबिंब भी बनेगा। तो देखिए अगर वस्तु दोगुनी दूरी पर है तो छवि कहां बनेगा, तो कहां बनेगा, ये भी कहां बनेगा, दोगुनी दूरी पर ही बनेगा। वस्तु को जितना दूर रखिएगा प्रतिबिंब उतना दूर बनेगा, यानी आपकी छवि जो होगी उतनी दूर बनेगी। क्लियर। अब आइए, लेंस का अपवर्तनांक निर्भर करता है, लेंस का अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो एक बात याद रखिएगा, लेकिन लेंस की अपवर्तनांक हर चीज पर निर्भर करता है, घनत्व पर भी निर्भर करता है, रंग पर भी निर्भर करता है, चाल पर भी निर्भर करता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। आगे, कम से कम अपवर्तनांक पर जाने पर किरण, कम से अधिक अपवर्तनांक पर जाने पर किरण क्या होगा। तो हमने आपको 2 माध्यम, ये बात याद रखिएगा कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कम से अधिक अपवर्तनांक की तरफ जाएगा तो क्या होता है, ये एक अभिलंब होता है। जब ये जाता है तो क्या होता है, विलंब की ओर झुक जाता है। कम से अधिक की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। यानी कह सकते हैं कि सामान्य की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है, सामान्य की। लेकिन अगर अधिक से कम की ओर जाता, अधिक से कहां, कम की ओर जाता तो समान से क्या हो जाता, दूर हट जाता। अगला, अवतल लेंस की छवि। तो अवतल लेंस की छवि हमने बताया था शुरू में ही बताया था कि समतल लेंस की पूछा था तो आभासी और क्या होता है, सीधा होता है। प्रत्येक दर्पण का सीधा होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की छवि क्या होती है, आभासी और क्या, सीधी होती है। लेकिन याद रखिए क्या, कभी कभी ये निर्भर करता है कि वस्तु को आप कहाँ रख रहे हैं। ये प्रश्न क्लियर है।